नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी पर स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो भारत की सख्ती और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी कि अब और अधिक टैरिफ वो लगाएंगे, क्योंकि 7 अगस्त जो एक नई डेडलाइन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से खींची गई थी वो भी अब करीब आ चुका है। तो क्या अधिक टैरिफ हो जाएगा या फिर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर कोई एक आम सहमति बन पाएगी? कुछ सवाल आइए कुछ तथ्यों के साथ अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को जिस तरीके से धमकाया है इसे कैसे देखा जाना चाहिए। क्या भारत पर और अधिक टैरिफ वो लगा देंगे अगर आम सहमति नहीं बन पाई? क्योंकि अमेरिका लगातार जिन शर्तों पर अड़ा हुआ है, भारत की प्रतिक्रिया अगर देखें अब तक जिस तरीके से सामने आई है, क्योंकि भारत ये पूछ रहा है कि आप तो खुद रूस से आयात करते हैं तो फिर भारत के तेल खरीद पर ही आपत्ति क्यों? तो क्या ये आम सहमति 7 अगस्त की डेडलाइन से पहले बनती दिख रही है? चीन को रूसी तेल खरीद पर अमेरिका की छूट है। एक तथ्य ये भी है इस पूरे तनाव के बीच कि दक्षिण एशिया में भारत पर ही अकेले दबाव बनाते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। चीन को 90 दिनों के पॉज के लिए सहमति दी गई है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। इस बीच भारत अपना विरोध तो जता ही चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जनसभाओं में भारत की जनता को कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, इस मंत्र को अपनाना होगा, दुनिया में बहुत चुनौतियां हो रही हैं इसलिए स्वदेशी उत्पादों पर जोर दिया है उन्होंने। भारतीय बाजार में स्वदेशी उत्पादों की क्या स्थिति है, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप क्यों चाहते हैं कि भारत ही जो है वो झुके। हालांकि चीन और रूस के साथ बातचीत भी, हालांकि रूस के लिए भी उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी है कि अगर यूक्रेन युद्ध पर शांति समझौते के लिए रूस तैयार नहीं होता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज अविनाश चंद्रा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नई दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं अविनाश जी आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आत्मजीत सिंह, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स की एक गहरी समझ रखते हैं। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। जिस तरीके से जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत आपका भी नमस्कार और अभिवादन भी। अविनाश जी, ट्रंप एक बार नहीं बार बार भारत को पहले तो श्रेय लेते रहे कि पाकिस्तान और भारत में जो सीज फायर हुआ वो मैंने कराया, और वो तो साथ साथ चल ही रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात वो फ्रस्ट्रेट हो गए और निराशा जताने लगे भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर, और एक बार नहीं 25% का तो उन्होंने लगा ही दिया टैरिफ। अब कह रहे हैं कि और अधिक लगा दूंगा। इसी बीच भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भारत भी कह रहा है कि अमेरिका तो खुद रूस से आयात करता है। तो ये जो ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच में रस्साकशी चल रही है, क्या संबंध बिगड़ चुके हैं? हालांकि नेगोशिएशन आर स्टिल ऑन। अविनाश जी। जी नेहा जी, जिस तरीके से ये भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध हैं वो इस समय जाहिर सी बात है कि वो पिछले अगर हम 2 दशकों की बात करें तो उसमें सबसे तल्ख मोड़ पे है। पिछले 2 दशकों में सबसे तल्ख मोड़ पे है। जिस तरीके से हम एक फ्री ट्रेड डील साइन करने वाले थे यूएस के साथ जी। और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अब हमारे जो आर्थिक संबंध है वो एक नए आयाम पे पहुंच जाएंगे। यूएस भी काफी होपफुल था और प्रेसिडेंट बाइडेन के समय से भी, और भारत में भी काफी उम्मीदें हो रही थी कि इस ट्रेड डील के साइन होने के बाद हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो काफी और बेहतर होंगे। हालांकि इस बीच में यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी भारत के जो ये ट्रेड डील साइन करने की बात थी उसमें भी आगे बढ़ा है और ब्रिटेन के साथ साइन भी करा है। जहां तक मुझे ये तल्खी वाली बात लग रही है कि दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये दोनों बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनका जो बिजनेस सेंस है वो काफी अच्छा है और ये अभी जो हाल फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच जी
अरे नहीं नहीं, वो विज्ञापन को लेकर आपने बताया ना। जी अविनाश जी, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि किसी तरह का नॉइज है। अविनाश जी, यू कैन कंटिन्यू। अच्छा। जी जो इंडिया और पाकिस्तान में जो वॉर लाइक चीजें हुई थी, उससे उसके बाद से ये जो दोनों देश हैं, इनकी जो तल्खियां हैं वो बढ़नी शुरू हुई। हालांकि भारत की थोड़ी मजबूरी भी है, भारत का जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है और यहाँ पे जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में जैसे संबंध रहते हैं, तो उसमें बहुत सारा पावर पॉलिटिक्स भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ गेन करने के लिए होती हैं, कुछ लूज करने के लिए होती हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प जब ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने वॉर रुकवा दिया, दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच में वॉर उन्होंने रुकवा दिया, तो इंडिया की तरफ से एक तरीके से खामोशी इस पर बरती गई और कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया गया। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा था कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें किसी तीसरे पक्ष का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर किसी तरीके का भी वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो उसमें तीसरे पक्ष का रोल हम स्वीकार नहीं करते हैं। सीधे सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जब विपक्ष ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया तो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तभी भी नहीं लिया, उन्होंने यही कहा कि किसी भी देश ने हम पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाया था। तो भारत की तरफ से जहां इस पर चुप रहने और मामले को थोड़ा संभालने की कोशिश लगातार की जाती रही, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने अपना जो इसको क्रेडिट लेने का जो उनका सीक्वेंस था वो लगातार जारी रहा और लगभग 30 बार से ज्यादा उन्होंने ये बात अलग अलग जी अविनाश जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? एक ब्रेक लेती हूँ मैं, अविनाश जी मैं आऊंगी आपके पास, एक ब्रेक लेती हूँ। ये सीधा सा सवाल है कि जिस तरीके से सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं, सीज फायर संबंधित उनकी प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद फौरन जो है डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ का ऐलान कर देते हैं। हालांकि वो नेगोशिएशन जो चल रही थी उससे निराश थे और वो कह रहे थे कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है और काफ़ी वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, निराशाजनक हो गए हैं। इस तरह के बयान उनके कैबिनेट के जो चेहरे हैं उनकी तरफ से आए, उनकी टीम की तरफ से भी आए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं आज के मेहमान। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और भारत की सख्ती और ट्रंप के तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं। तो क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और क्या भारत और अमेरिका के संबंध जो है इतने बिगड़ रहे हैं कि अब भारत को जो है ट्रेड पार्टनर के रूप में किसी अन्य देश की तलाश करनी होगी, किसी अन्य देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध मजबूत करने होंगे। हालांकि ये कोशिशें लगातार जारी है। सदन में जो भारत सरकार के बयान आया उससे ये आप कह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त आत्मजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं और राजीव मंडल भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आत्मजीत सिंह सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और राजीव जी, अधिक टैरिफ लगाने की धमकी फिर से दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। 25% तो पहले से है। क्या ये चीन वाला खेल ही शुरू हो गया है भारत और अमेरिका के बीच कि एक ट्रंप लगाते थे बोली और फिर चीन लगाता था बोली? कहते कहते 147% और 200% तक जो है टैरिफ पहुंच गए थे, लेकिन घटकर 30% और 10% पर भी लौट आए। 7 अगस्त की डेडलाइन आ गई है, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ी बल्कि तल्खी बढ़ गई है। राजीव जी। शुक्रिया नेहा जी, और अविनाश जी का भी स्वागत करूंगा जी हमारे नमस्ते नमस्ते। नेहा जी, सख्ती तो हुई है और सख्ती अमेरिका की तरफ से जितनी हुई है उसको अगर हम थोड़ा सा उसका अगर विवेचनात्मक अगर अध्ययन करें तो भारत की तरफ से जवाब जो दिया गया है उसकी उम्मीद भी अमेरिका शायद नहीं कर रहा होगा जी। इस सधे हुए शब्दों में, सधे हुए तरीके से भारत ने भी अपनी बात रखी है और अमेरिका को जिस तरीके से भारत ने घेरा है उसके पूरे रवैये को तर्कहीन और औचित्यहीन बताया है। वो एक तरह से मेरे ख्याल से शायद अब भारत जो है, भारत की एक तरह से परीक्षा है
और पहली परीक्षा भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से दी है, ऐसा मेरी समझ में आता है। एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंजर, एक समय उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी भारी होती है और दोस्ती जानलेवा होती है। ये हेनरी किसिंजर ने एक समय में कहा था। तो मुझे लगता है कि 6 साल पहले जो हाउडी मोदी में मोदी ने जो दोस्ती का पूरा एक रूप दिखाया था ट्रंप के साथ, उसमें बहुत हद तक अब तल्खी आ गई है। लेकिन अभी भी दोनों तरफ से तौलने की मतलब एक तरह से ये अभियान चल रहा है, दोनों तरफ से अमेरिका और भारत दोनों तरफ से एक दूसरे को तौलने का अभियान चल रहा है। और फिलहाल भारत झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। नेहा जी। जी बिल्कुल, भारत झुकने को तैयार नहीं दिखता है, तो इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? मैं आत्मजीत सर से ही समझ लेती हूँ। आत्मजीत सर, अगर ये 7 अगस्त की जो डेडलाइन खींची गई थी ट्रंप की तरफ से और भारत इसमें सख्त दिखा है, झुकता हुआ नहीं दिख रहा है, और एक डेवलपमेंट जो बुधवार की है, मैं अपने दर्शकों के सामने बता दूं कि जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं 31 अगस्त को। तो क्या ये जो फैसला आया है अगस्त के महीने में ही, 6 अगस्त के दिन ये जानकारी मिली है कि 31 अगस्त को चीन जैसे महत्वपूर्ण देश, या कह सकते हैं कि जिसके साथ भारत का जो संबंध है लगातार तनावपूर्ण चल रहा था, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। तो क्या ये ट्रंप की धमकियों का असर है या फिर एक पूर्व नियोजित जो है रणनीति का हिस्सा है? आत्मजीत सर, कैसे देख रहे हैं? भारत झुकेगा नहीं, चीन के साथ बातचीत करेगा। अजीत डोभाल भी मॉस्को में है। जी, मंगलवार से अजीत डोभाल मॉस्को में हैं, और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, एससीओ समिट के तहत चाइना उनको जाना ही था, और 2026 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की भी बात उनको करनी थी। तो ये तो एक प्री नियोजित कार्यक्रम था, इसका डोनाल्ड ट्रंप के 7 अगस्त की डेडलाइन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। देखिए, इसमें विपक्ष जो है वो एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से अदानी अंबानी ने रूस से तेल खरीदा और हाई सीज में उस क्रूड ऑयल को $60 में, $65 में बेच के जो मुनाफा कमाया, इससे भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर आप भारत की बात करें तो जो हमारी स्टेट कंपनीज हैं जो रिफाइनरीज चलाती हैं, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, मैंगलोर रिफाइनरी है, 60% हमारा जो तेल का कंजम्पशन है डोमेस्टिक, वो ये उसकी आपूर्ति स्टेट कंपनीज करती हैं जी। और जो रिलायंस है, जिसका नायरा कंपनी है, वो 60% इंपोर्ट करती है रशिया से, रोजनेफेट से, और उसको वो एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन और कंट्रीज को। वो एक ऐसी जेड है जिसका काम है क्रूड ऑयल लाना, उसको प्रोसेस करना और बेचना। जी। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो कंपनी है रोजनेफेट, जो रशियन बेस्ड है, उसने 49% इक्विटी ऑलरेडी नायरा एनर्जी में खरीद रखी है, जो एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन और कंट्रीज को। तो ये जो तेल आ रहा है, ये नायरा की कंपनी रोजनेफेट के पास है। रोजनेफेट ही 70% अपना तेल जो है वो निर्यात करता है, और उसका आयात वही नायरा कंपनी करती है, जिसमें 49% हिस्सेदारी रोजनेफेट की। जी। तो एक कंपनी माल बेच रही है, उसी की कंपनी माल खरीद रही है, अंबानी साहब सिर्फ उसको रिफाइन करके, प्रोसेस करके ठेके पे दे रहे हैं। जी। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कंपनी दोनों रशियन है और ठेकेदार जो है वो अंबानी। तो और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक बात ये। दूसरी बात, जो आप टैरिफ की बात एक्सपोर्ट, यही जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, वो एक्सपोर्ट के लिए उसका भारत के नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो कंपनी भी रशियन है जो तेल इंपोर्ट कर रही है जी, और जो एक्सपोर्ट कर रही है वो भी रशियन कंपनी है। वही कंपनी इंपोर्ट कर रही है अपनी कंपनी में, उन्होंने अपनी 49% इक्विटी बेच दी है। उनका काम सिर्फ उसको प्रोसेस करने का है, और प्रोसेस करने की वो उसी कंपनी से फीस ले रहे हैं। ठीक है जी। तो उनकी कोई ओनरशिप नहीं है। इस वजह से टैरिफ का कोई प्रभाव SEZ पर, जामनगर की रिफाइनरी पर, RIL पर, नायरा पर नहीं पड़ने वाला। एक बात तो ये हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए। जी जी। दूसरी बात जो आपने कही कि टैरिफ हाइक होने वाला है 7 अगस्त को, जिसकी डेडलाइन भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही तय की है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रशियन ऑयल जो है वो US भी इंपोर्ट करता है। 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है रशियन ऑयल की, $2.1 बिलियन से। $2.1 बिलियन का तेल जो है रशिया से US खुद इंपोर्ट कर रहा है। और ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की होती है, ये मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जनवरी टू मई 2025 लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं जी। और इस वित्तीय वर्ष में 2024 के
$3 बिलियन का जो व्यापार रशिया ने यूएस के साथ किया है, 2021 में यही व्यापार $30 बिलियन का था जी। और उसमें जो यूएस की कंपनीज हैं उनको रिलीफ मिलता है 2028 तक, उनको रिलीफ मिला हुआ है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं रशिया से। तो किस बिना पर यूएस जो है वो इंडिया पर पेनल्टी लगाएगा? टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ये बात तो भारत ने कही है, यही बात जो है इसी तरह का तर्क जो है दिया है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। तो क्या भारत ने कोशिश की है कि अमेरिका को आईना दिखाया जाए और इसी कोशिश का नतीजा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अधिक टैरिफ लगा दूंगा? देखिए, बात ये क्लियरली है कि ये जो नियो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं, जिसको पहले ब्रिटेन करता था अब अमेरिका करता है जी, ये ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को खत्म करने के लिए उसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है, इंडिया है और इंडोनेशिया है और उसके अलावा वियतनाम और वो सब चीजें। अब मान लीजिए भारत का निर्यात जो है किन किन आइटमों पर होता है। पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल्स है, 37% हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स पे, फार्मा बेस्ड जी, हमारा पेट्रोलियम बेस्ड है। ठीक है, अब फार्मा पे और पेट्रोलियम पे ना के बराबर टैरिफ है एक्सपोर्ट पे, जी, है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। रह गई बात ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल्स की, तो वो इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड वो 19% पर है। अगर भारत पे 25% टैरिफ लगा भी है तो आपको रीरूट करना है अपना ट्रेड। आप यहां से थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम अपना माल भेजेंगे, वहां से वो स्टैंप होके, क्योंकि 36 से 40% उनकी जी। इकोनॉमी अमेरिकन एक्सपोर्ट पे चलती है। जी। तो ये सिर्फ आपने देखा जिस तरीके से जब ईयू ने 60% ड्यूटी चाइनीज गाड़ियों पर लगा दी, जी, ईवी व्हीकल्स पर, वही फैक्ट्रीज जो हैं वो मेक्सिको और कनाडा में लग गई। तो वो सैंक्शंस जो यूरोपियन यूनियन के थे वो उन्होंने बाईपास कर दिए। जी, सिमिलरली जब अमेरिका ने कहा कि हम कनाडा के तेल पे या कनाडा से जो वुड आती है उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, तो कनाडा का तेल जो है चाइना को बेचना शुरू कर दिया। जी, और ईरान, अगर मान लीजिए ईरान के ऊपर, देखिए रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, ईरान के ऊपर 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लगाए थे, जी, जिसकी वजह से ईरान के तेल के आयात में और निर्यात में दिक्कतें आई थी। तो वो वाया गोस्ट शिप्स पहले छोटे कंट्रीज जैसे मलेशिया है, मालदीव्स है, इन कंट्रीज में जाता था, वहां से वो चाइनीज शिप्स में ट्रांसफर होके फिर और कंट्रीज में, टर्की में और बाकी जगह जाता था। जी, ये पूरा एक तेल का खेल है। पर जो बात मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, रशिया पे कोई सैंक्शंस नहीं है। जी, रशिया को सिर्फ यूक्रेन की वॉर खत्म करने के लिए कर रहे हैं, पर उसमें एक आर्म्स की भी होड़ लगी हुई है। अभी आपको मैंने बताया कि नीदरलैंड्स ने 578 बिलियन डॉलर का, $578 मिलियन का ऑर्डर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम्स का अमेरिका को, जो उनको यूक्रेन को सप्लाई करना है। जी। इसी तरीके से जर्मनी का 5% यही बजट का तो नाटो हिस्सा देश चाहते जो डिफेंस थे। इक्विपमेंट में जाना है वो भी जी। अमेरिका को जाना है। एक तो ब्रेक लेना अमेरिका पड़ेगा। क्या कर रहा है, अमेरिका अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स और अपने बोइंग विमानों के ऑर्डर्स के लिए ये सैंक्शंस की धमकी दे रहा है, टैरिफ की धमकी दे रहा है। उसको भी पता है जी। कि इस टैरिफ अगर लग जाएंगे तो इसका सीधा सीधा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उनके कंज्यूमर्स को भरना पड़ेगा। आज बिल्कुल। आईफोन जाता है यहां से एक्सपोर्ट होके मान लीजिए, जी। और उस आईफोन पे 25% ड्यूटी लग जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। फॉक्सकॉन यहां से भेजेगा, अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा, वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा। जी, तो ये सिर्फ तो कोरी इसमें- धमकियां लग रही हैं ट्रंप की। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं आत्मजीत जी, और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। और भारत जिस तरीके से ट्रेड वॉर के बीच अपना रुख दर्शा रहा है, इसका क्या मायने? साउथ एशिया की बात हो रही है, तो क्या साउथ एशिया के जो ताकतवर मुल्क हैं, अमेरिका नहीं चाहता कि जो उनकी ताकत है वो तेजी से आगे बढ़े और मजबूत हो, और यही वजह हो सकती है कि वो कभी भारत की बाह मरोड़ते हैं, कभी चीन की बाह मरोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी रूस को धमकी देते हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जो अलग अलग दक्षिण एशिया के देश हैं उन पर भी जो टैरिफ है, उनके आर्थिक हालात को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने उन पर कहीं से नरमी बरती है। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हमारे साथ लगातार आज के मेहमान जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप की धमकियों में कितना जो है ये एक साफ धमकी है या फिर कोरी धमकी है। भारत का रुख कैसा है? क्या ये भारत के तरफ से जिस तरीके की अपेक्षा की जा रही है ये वही रुख है, या फिर आक्रामकता जिस तरीके से भारत ने दिखाई है वो अब अमेरिका की स्थिति को, राष्ट्रपति ट्रंप की स्थिति को, रणनीति को, जो ट्रेड की उनकी स्ट्रैटेजी है उसको सही
सही से समझ चुका है, पहले नहीं समझ सका था। मैं अविनाश जी आपके पास आऊंगी। भारत का कह सकते हैं कि पहले खामोश रहना और अब खुलकर जो है बयान भी देना, और जिस तरीके से भारत की मीडिया में भी अब ट्रंप को ही आईना दिखाने की कोशिश हो रही है, ये तो लग रहा है कि भारत नहीं झुकेगा। 7 अगस्त की डेडलाइन हो या फिर इस महीने के आखिर में यूएस डेलीगेशन भी आने वाला है ट्रेड को लेकर। लेकिन अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ब्रिक्स देशों में जो यूनिटी है, क्या इसके आगे ट्रंप को झुकाने की स्ट्रैटेजी बनती दिख रही है क्या, अविनाश जी? नेहा जी देखिए, जिस तरीके से ये ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई जी, और शुरू से ही जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने और अलाई और जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, नाटो कंट्रीज हैं, उन पे ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई जितने भी आपके जो डिफेंस का जो बर्डन है वो सिर्फ मैं ही नहीं झेल सकता, अब आप लोग भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए। इसके बाद फिर उनका अपने गुड फ्रेंड एलन मस्क के साथ जिस तरीके से विवाद हुआ जी, और फिर उसके बाद और दूसरी कंट्रीज के साथ हुआ, मैक्सिको के साथ हुआ, अपना जो टैरिफ को लेके ये सारे देशों के साथ उन्होंने एक ये प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की। अब देखिए उनके जितने भी जो क्लोज फ्रेंड थे उनके साथ उनके संबंध थोड़े खट्टे होने लगे। और अब जिस तरीके से आप देखिए कि उन्होंने अपने यहाँ अमेरिका में बुला के और जेलेंस्की की जिस तरीके से बेइज्जती की, उसके बाद दूसरे और कंट्री के साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को भी जिस तरीके से वहाँ पे बुलाकर उनको इंसल्ट करने की कोशिश की गई, तो ये इतना जाहिर है कि जो इस समय यूएस गवर्नमेंट है उस पर अविनाश जी मैं एक जोड़ देती हूँ इसमें, आपने बात कही, जब आपने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात कही तो एक बात जोड़ देती हूँ। बेशक ओवल ऑफिस में जो भी लोगों के सामने रहा है, लेकिन जब बात ट्रेड की आ रही है तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी को शायद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने बखूबी समझा, और टैरिफ की जहाँ तक बात है तो उनको अपेक्षाकृत काफ़ी कम पर जो है उन्होंने डील क्रैक करने में सफलता हासिल कर ली। तो ये कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के नेगोशिएटर रहे वो ज्यादा स्मार्ट रहे जो इंडिया के नहीं थे, अविनाश जी? ये कहना कि जो इंडिया के साथ नेगोशिएशन चल रहा है वो किसी बहुत खराब पड़ाव पे पहुंच गया है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि शुरू में जिस तरीके से ये बात हुई थी कि 1 अगस्त से जो नए टैरिफ है वो लागू होंगे, फिर उसमें 1 हफ्ते की छूट दी गई, और फिर यू नेवर नो कि 7 तारीख को फिर क्या होगा, क्या हमें फिर से थोड़ी मोहलत मिलेगी और या फिर हम एक नया डील साइन कर पाएंगे। क्योंकि चाइना के साथ भी आपने देखा कि बात कहाँ तक पहुंच गई थी और 150-200% और रेसिप्रोकल टैक्स तक की बात होने लगी थी, और बाद में फिर वो एडजस्ट होके और फिर वापस से अपने 30%, 10%, 20% के आसपास फिर चीजें आ गई। बिल्कुल। तो ये यही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मानते हैं कि मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, और मोदी भी जानते हैं कि जो ट्रम्प साहब हैं वो अब अपनी छवि जो है वो एक होशियार नेगोशिएटर की तरह बनाने की कोशिश, मागा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, मागा के प्रति बिल्कुल उनकी प्रतिबद्ध। जी जी, राजीव जी, जी अविनाश जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो बस मैं यही कंक्लूड ही करना चाहता था कि हम अभी इस कंक्लूजन पे पहुंचना थोड़ी सी जल्दी होगी कि क्या इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है वो खराब हो गया है फाइनली, या फिर उसमें कुछ स्कोप है। और देखिए ये जो कूटनीति होती है इसमें कभी भी आप कुछ भी आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि सब कुछ खराब हो गया है या सब कुछ बेहतर चल रहा है। तो जब तक फाइनल लेकिन ट्रम्प की तरफ से कूटनीति का परिचय तो दिया ही नहीं जा रहा है, ना ही इसका कोई जो है इंडिकेशन से दिख रहा है कि ट्रम्प इज फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। जी, चाइना जो उनका बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है और एक तरीके से उनके बीच में दुश्मनी वाली चीजें चलती हैं, और आप देखिए कि इनका जो हालिया ट्रम्प का बयान है उन्होंने उसको चाइना को गुड फ्रेंड कहा है। बिल्कुल। तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी कह पाना। बिल्कुल।
राजीव जी, क्या ट्रंप बुरी तरीके से शर्मिंदगी का सामना करने वाली परिस्थिति को ही इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ब्रिक्स वाला जो सवाल अविनाश जी से पूछा था वही सवाल मेरा है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिसिल्वा जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं तो बातचीत नहीं करूंगा, मैं बल्कि ब्रिक्स के सहयोगी देशों से बातचीत करूंगा और अपने हितों से कोई समझौता नहीं करूंगा, क्या ब्रिक्स जो है देश अब अलर्ट हो गए हैं ट्रंप की स्ट्रैटेजी के आगे, अब घुटने नहीं टेकेंगे? चीन देख लीजिए, भारत देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, साउथ अफ्रीका पहले ही जो है वो दिखा चुका है और अच्छा नेगोशिएटर भी रहा है। राजीव जी कैसे देख रहे हैं फिर ग्लोबल साउथ को जो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप? मैं कहूंगी कि ट्रंप जो इस वक्त सिर्फ ट्रेडर की भूमिका में है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप भी तो रूस से आयात करते हैं, वो कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी आइडिया। राजीव जी। नेहा जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ट्रंप इतने एडमेंट क्यों हैं, इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हैं भारत को लेकर। ठीक है। इसको जब आप इसकी जब परतें आप खोलेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा कंट्री बेस्ड ना होकर कभी कभी व्यक्तिगत द्वेष भी झलकता है ट्रंप का। अब उसकी वजह या तो अदानी है, जिन्होंने ज्यादा पैसे पे कम पैसे पे तेल खरीद कर उससे और फिर उसने वहां बेचा है, या अमेरिका में उसने कुछ अडानी की तरफ से घालमेल हुआ है, इसलिए वो ट्रंप अडानी की तरह से हाथ पकड़ के मोदी के कान उमेटना चाहता है। इस चीज को समझना होगा हमें। और दूसरा ये है कि आपने जैसी बात कही है, दो चीजों पर आपने अविनाश जी ने भी कहा और आत्मजीत जी ने भी आंखों के जरिए इस बात को कहने में इस बात को कहा कि कहीं नहीं कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो शर्मिंदगी ट्रंप पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ट्रंप से हल्के राजनेता के तौर पर है, उनकी पहचान उस तरह से बहुत धीर गंभीर नेता के तौर पे नहीं है। अगर हम इसकी तुलना पुतिन से करें या शी जिनपिंग से करें तो इन दोनों की तुलना में, या इवन मोदी से भी अगर हम तुलना करें थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा हल्के नेचर के प्रतीत होते हैं ट्रंप। इसलिए वो क्या कह जाएंगे, क्या कुछ कर जाएंगे, वो लीडर के तौर पे एक तो ट्रंप की पहचान है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रूस से अपने संबंध अमेरिका खराब भी नहीं करना चाहता है। एक आध दो दिन में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव जो है वो पहुंचेंगे भी अमेरिका, और ये रूस और बात भी दोनों की होगी। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत की वहां किस तरीके से मरोड़ी जाए, और इसके पीछे की असली वजह अभी तक किसी के समझ में आई नहीं है। अब हो सकता है कि एक आध दो दिन हफ्ते दिन में इस बात को लेकर इसकी परतें और खुले, लेकिन मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो ट्रंप ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और भारत भी अपने स्टैंड के जरिए ट्रंप को असहज बनाता दिखता है। जी नहीं, ट्रंप को भारत असहज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के इस आत्मविश्वास की वजह क्या हो सकती है? अगर प्रधानमंत्री का ही बयान मैं यहाँ दर्शकों के सामने रखूं कि स्वदेशी उत्पादों पर जोर दीजिए, वो भारतीय नागरिकों से कह रहे हैं, तो क्या भारत के बाजार, भारत के कंज्यूमर स्वदेशी उत्पादों पर प्रधानमंत्री का भरोसा है? ये किस परिस्थिति में है? क्या ये भारत की जो इकोनॉमी है इसका यूएस टैरिफ से जो असर है उसको नेगेटिव बना देंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अडानी का जो सवाल जोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी भी जोड़ रहे हैं ट्रंप की नाराजगी से या फिर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों से। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। देख रहे हैं आप स्ट्रेट टॉक, जिसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के ये जो बिगड़ते और तनावपूर्ण संबंध हैं ये किसके नुकसान में या फायदे में जो है इसका असर होगा, इसका प्रभाव होगा। आइए फिर से ले चलते हैं हमारे दर्शकों को अपने पैनलिस्ट के पास। आत्मजीत सर, अडानी का ये जो सवाल आ रहा है और एक डेवलपमेंट अडानी से रिलेटेड है कि उन्होंने अडानी पोर्ट्स और एपीसेट के जो कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी का भी बयान आ गया है। क्या वाकई ट्रंप व्यक्तिगत रूप से अगर हमलावर हैं भारत को लेकर, तो इसमें एक जो है बिंदु अडानी भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जांच चल रही है उनके खिलाफ? बिल्कुल, बेशक गौतम अडानी साहब का जो स्टेपिंग डाउन है फ्रॉम ऑल की मैनेजरियल पोजीशंस, मुंद्रा पोर्ट जिसमें उन्होंने तमाम साल दिए और उसकी टोटल वैल्यूएशन कहा जाता है कि उस पोर्ट की और बाकी पोर्ट्स के मिला के करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। तो किसके इशारे पर वो अपनी की पोजीशन से
रिजाइन करके निकले। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो कतर की इंटरवेंशन है, डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी की सुनते हैं तो वो कतर है। जी। और कतर की इंटरवेंशन में आपको याद होगा मुकेश अंबानी भी कतर गए थे और ट्रंप का जो ट्रंप टावर्स का उनका जो फ्रेंचाइज है वो लेकर आए थे। जी। और ट्रंप टावर पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिस पे कल मैंने बात की थी कि ट्रंप अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, आपने देखा भी वो स्कॉटलैंड गए थे अपना गोल्फ कोर्स प्रमोट करने। उसके बाद तमाम उन्होंने अपने होटल्स लॉन्च किए हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स लॉन्च की हैं, यही नहीं और भी कंट्रीज। तो एक तरीके से वो अपना साम्राज्य बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास मात्र 3.5 साल बचे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि मुझे अगर अपने इसीलिए आप को बचाना मस्क को क्या साइडलाइन कर दिया उन्होंने कि तुम्हारी जी। नहीं, अब मेरा साम्राज्य एम्पायर बनेगा यहाँ पर। जी। देखिए, अंपायर उनको बनाने के लिए भारत की आवश्यकता नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जब 1991 में हमारी इकोनॉमी खुली थी, थोड़ा सा इसको विधिवत समझिए। जी। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमारा जो ट्रेड टैरिफ था, हमारी जी। जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी, वो करीब उस टाइम पे 79% से सीधे हमने 12 से 17% की रेंज में आ गए थे। 12, 13, 14% की रेंज में आ गए थे और हमारा कारोबार अमेरिका से चल रहा था। जी। 2013 तक हमने 17% एक्सीड नहीं किया और फिर मोदी सरकार आती है 2014 में। 2018 में आते हैं ट्रंप की सरकार आती है और 2010 में जिसका आपने जिक्र किया, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बनाई जाती है। जी। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तमाम वो देश हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपको याद होगा जयशंकर साहब भी गए थे, उन्होंने कहा था कि आप ये कह दीजिए कि जो भारत की संप्रभुता पे हमला हुआ पहलगांव अटैक को लेकर, उस पर आप नोट जारी कर दिए। तो वहाँ चाइना ने मना कर दिया, भाई इसमें पाकिस्तान, और वी आर नॉट हियर फॉर सिक्योरिटी जी। ऑफ एनी कंट्री, अपनी सिक्योरिटी आपको खुद देखनी है। जी। तो अब SCO समिट में 2018 के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे हैं वहां पर, तो वो 2026 की ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए जा रहे हैं। पहले एक बात तो समझ लीजिए। ठीक है। ट्रंप का जो विषय है वो अदानी पोर्ट्स के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिस तरीके की राहुल गांधी की क्लेम है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारे कारोबार चलते हैं। आपको याद होगा 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स भी पकड़ा गया था, एक खेप पकड़ी गई थी। जी। और उस खेप का आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। यहां पर अगर 100 करोड़ रुपए की भी लिकर स्कैम हो जाती है तो कई सारे मिनिस्टरों को जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली में आपने देखा, पंजाब में आपने देखा। तो जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार और बाकी चीजें चल रही हैं, इंटेल ट्रंप के पास है कि सिर्फ 8 परिवार सारा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और ओलिगार्की जो है वो खड़ी हो गई है भारत में। तो ट्रंप का ये कहना है कि अगर ओलिगार्की खड़ी हो गई है तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े ओलिगार्क तो खुद ट्रंप है। वो पहले बिजनेसमैन है, बाद में प्रेसिडेंट। पर अडानी तो खुद जब उन्होंने ओथ ली थी, अडानी ने पेशकश की थी कि मैं इतना इन्वेस्ट करने वाला हूं यूएस में, उतने से संतोष नहीं कर पाए ट्रंप। नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म में जब वो चुने गए जी। तो पहला ट्वीट जो था गौतम अदानी का था कि आई कमिट $2 बिलियन 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी टू अमेरिका। आपको लगता है अमेरिका को गौतम अदानी की ग्रीन एनर्जी की जरूरत है? उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश की, वो तो ट्रंप के ऊपर है वो कि लें कि ना लें। जी। और उनको ये भी पता है कि सारा जो इनपुट है वो चीप इंपोर्ट चाइना से आ रहा है। $100 बिलियन का हमारा इंपोर्ट चाइना से आ रहा है, उसी में वैल्यू ऐड करके अमेरिका में बेचा जा रहा है। और अमेरिका को ये भी पता है कि 2014 और 2024 के बीच में जिस तरीके से विधिवत आपके टैरिफ जो हैं वो हाई टैरिफ मेंटेन किए गए, जिससे अमेरिका को $43 बिलियन का डेफिसिट झेलना पड़ा, $45 बिलियन का डेफिसिट झेलना पड़ा। इसी साल 2024 में $41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो और 11वां कंट्री है भारत, जी। ट्रेड डेफिसिट में 11वां भारत कंट्री है। ट्रंप का ये कहना है कि जब आप हमसे ट्रेड डेफिसिट ले रहे हैं, $129 बिलियन के बिजनेस में $45 बिलियन का आपको ट्रेड सरप्लस है जी, तो आप अपने टैरिफ बाकी कंट्रीज की तरह 0% या 5% क्यों नहीं कर देते? जी। तो वहां पर अब एग्रीकल्चरल, डेयरी, आपको पता है गुजरात में हमारी कोऑपरेटिव्स हैं, अमूल है और बाकी चीजें हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर आती है जी। अगर मान लीजिए कल को डेयरी और बेसिक एग्रीकल्चरल में बहुत सारी चीजें तो वो खोल चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारी चीजों पे ड्यूटी कम कर दी, हार्ले डेविडसन पे ड्यूटी कम कर दी, गाड़ियों पे ड्यूटी कम कर दी, अल्कोहल पे ड्यूटी कम कर दी, जी। पर उससे उनका पेट नहीं भर रहा है।
देखिए ये आर्म ट्विस्टिंग मेथड्स हैं, इससे ठीक है जी। देश उनको एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट एक ट्रांजैक्शनल प्राइम मिनिस्टर से डील कर रहा है। जी, आपको तो इसको ये इस तरीके दर्शकों से को समझना मोटा मोटा पड़ेगा। समझ लेना चाहिए कि ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट एक ट्रांजैक्शनल प्राइम मिनिस्टर से डील कर रहा है और इसमें नागरिकों के हितों को कितना सेंटर में रखा जा रहा है ये सवाल बना हुआ है। खैर डील का जब मुझे लगता है राजीव जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। राजीव जी। नेहा जी, मैं एक चीज कंक्लूडिंग पार्ट है अब सेशन का, तो मैं एक चीज मुझे जो लगता है कि इतनी सारी बातें हुई, आत्मजा जी ने कही और हमारे अविनाश जी ने कही, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौतियों पे बात शायद रह गई है कि भारत के सामने अब चुनौतियां क्या हैं। इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 25% टैरिफ का जो ऐलान ट्रंप ने किया है उसकी तारीख नजदीक आ रही है और इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं होगा तो वो बीजेपी को ही होने जा रहा है। गुजरात में हीरा व्यापारी जो है उनको नुकसान होने जा रहा है जी, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्रा में चूंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और वो उड़ीसा में भी तो बीजेपी सरकार है और जी। हाँ, और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे सी फूड की जो व्यापार है, पूरा निर्यात जो होता है, इन लोगों को भी नुकसान होना है। तो ये जो चुनौतियां हैं इससे मोदी सरकार कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब मोदी जी कह रहे हैं कि इन चुनौतियों में वो जनता से पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं। राजीव जी, स्वदेशी वस्तुओं की क्या स्थिति है? जी नहीं, देखिए कहना अलग बात है और उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात होती है। अभी तक सिर्फ एक जो जवाब दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, बस वही एक जवाब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठोस है। बाकी अभी तो सारी बातें भारत सरकार की तरफ से बहुत ही सतही हैं और अमेरिका और ट्रंप इस बात को डिफेंसिव ज्यादा, रक्षात्मक ज्यादा दिखती है। ठीक है, आत्मजीत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी आत्मजीत जी। मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूं जी। अभी अनाउंसमेंट आई आज सुबह कि ट्रम्प टैरिफ से जुलाई के महीने में टोटल रेवेन्यू 29.6 बिलियन डॉलर का हुआ अमेरिका का जी, और 2025 का टारगेट है 300 बिलियन डॉलर का। तो मैं आपके दर्शकों पे एक सवाल छोड़ता हूं जी, 300 बिलियन डॉलर टैरिफ कमाकर क्या कंज्यूमर बच जाएंगे अमेरिका के? क्या अमेरिका में इन्फ्लेशन नहीं होगा? क्या अमेरिका में चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे? ये सवाल दर्शकों के लिए। बिल्कुल। अविनाश जी, अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, 7 अगस्त की जो डेडलाइन है वो तो खत्म समझ लीजिए और ये तनातनी बनी हुई है, झुकेंगे नहीं, लेकिन बात राष्ट्रहित की कर रहे हैं, लेकिन दोनों जगह से राष्ट्रहित जो है अगर देखा जाए धरती पर तो वो नजर नहीं आ रहा। जी अविनाश जी। जी, मैं सिर्फ जो आत्मजीत सिंह जी ने बात कही है सिर्फ उसको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जब दो देश व्यापार करने का फैसला लेते हैं जी, तो इसमें ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता। जब आपको मेरे से जिस चीज की जरूरत है और मुझे आपसे जिस चीज की जरूरत है, हम सिर्फ उसमें ही डील करते हैं। और डिफिसिट तभी होती है जब आपके पास या मेरे पास आपको देने के लिए वो चीज नहीं है जो मुझे या आपको जरूरी है। देखिए, चाइना के साथ इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड डिफिसिट है जी, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके यूनिट्स हैं जो हमारी को वो दे सकते हैं, बदले में हम उन्हें नहीं दे सकते। यूएस के साथ इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हम आप एक दूसरे पे एहसान करके ले नहीं सकते, दे नहीं सकते जब तक कि उस चीज की जरूरत ना हो। और जैसा आत्मजीत सर ने कहा जी कि आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आप उससे अछूते रह जाएंगे। देखिए, जैसे टैरिफ का अनाउंस हुआ था तो सबसे पहले जो अमेरिकी जो मार्केट है उसमें गिरावट आई थी, वहां की शेयर मार्केट में गिरावट आई थी। तो आप इस चीज से ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया पे आपने अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो आप उससे अछूते रह जाएंगे। ये आप बिल्कुल अपने चलिए, तो दोनों ही बाजारों की चुनौतियां हैं, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियां हैं, लेकिन एक बात तो जरूर इसमें जोड़ा जा सकता है कि जब दो देशों के संबंधों की बात आती है, सहयोग की बात आती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बिंदु ट्रेड का ही नहीं होता है, स्ट्रैटेजी का भी होता है, डिप्लोमेसी का भी होता है और जो वैश्विक परिस्थिति है उसके तहत अलाइज का भी रोल जो है उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका और भारत में जो इस वक्त एक्सचेंज हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स अदला बदली हो रही है, इससे ये
देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को लेकर क्या संबंधों को ताक पे रखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका में भी इसे लेकर अब चिंताएं खुलकर जताई जाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अविनाश जी, आत्मजीत जी आपका भी और राजीव जी आपका भी कि आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मन से जुड़े आपका आभार जताती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस पूरे विषय पर क्या आपकी समझ है, हमें लिखकर पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।